सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आनंद, वेलकम टू आवर वीकली प्रोग्राम, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन। इसमें मैं आनंद से पॉलिटिकल सवाल करता हूं, उनसे जो करंट इश्यूज हैं उस पर मैं बात करता हूं। आनंद, सीधे मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न ये है, ये काफी मन में लोगों के मन में ये बात आ रही है कि व्हाट नेक्स्ट नाउ, मतलब किधर बीजेपी जा रही है, किधर ये आंदोलन जा रहा है। इसमें इतने सारे प्लेयर्स अब बीच में आ गए हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं आम आदमी पार्टी है। लेकिन देखा आमतौर पर ये गया है कि पिछले कुछ एक हफ्ते से बीजेपी बैकफुट पर है। तो इस बात को लेकर मैं चाहूंगा कि आपसे चर्चा करूं। मेरे मन में दो तीन इश्यूज हैं कि क्या, पहली चीज ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट पहली बार शायद इतनी बुरी तरह से लूज कर रही है। ये कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पर, इनकी बुरी तरह ट्रोलिंग होती है और ये चुप हो जाते हैं। सेकंड चीज ये हुई है कि पार्लियामेंट में अब नैरेटिव ऑपोजिशन डिक्टेट कर रहा है। ये भी देखने में आया है। आप राहुल गांधी की स्पीच ले लीजिए, अखिलेश यादव की ले लीजिए, प्रियंका गांधी की ले लीजिए, दूसरी तरफ से इन्होंने खड़ा किया बांसुरी स्वराज को और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को। तो वो इस मुकाबले में कहीं नहीं है, और इससे सरकार क्या बताना चाह रही थी। तीसरी चीज है कि आज मोदी एंड अमित शाह अवॉइडिंग डिबेट्स, ये दोनों संसद में दिखते नहीं है, आज भी शायद नहीं दिखे हैं, और ये हाईलाइट किया गया है, उस पर संसद में हंगामा भी हुआ है। तो ये सब देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये एक टेम्परेरी सेटबैक है या वास्तव में बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। आनंद। मेरी जो समझ है अजय, मैं उल्टा चल रहा हूं। जो आपने कहा था कि हाल की राजनीति में पिछले अगर 25-30 साल की राजनीति देखिए तो दो तीन लोगों को माना जाता था कि ये लोगों का, मैं बहुत नेता है लेकिन ऐसे नेता जो बहुत लाइमलाइट में रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा है बुरा मैं नहीं बोल रहा हूं। लालू प्रसाद यादव के लिए ये माना जाता था कि उनका बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है और वो जो उनका वोटर है उससे वो तुरंत एक संवाद स्थापित कर लेते हैं। इस तरह का उनकी एक वो है और वो कर भी लेते थे। दूसरा, अटल जी को भी कहा जाता है कि अटल जी के लिए भी ये था कि भाई वो एक अपना संवाद स्थापित कर ले। बहुत से नेता हैं, चंद्रशेखर जी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस है, मैं बाकी नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर, उनका एक अपना वो था, उसकी वजह से वो जैसे इस समय जो वर्तमान में मोदी जी जब आए तो मोदी जी की कम्युनिकेशन स्किल की सब तारीफ करते हैं भाई, ये क्योंकि लंबी लंबी छोड़ते थे, जिसको कहते हैं ना, ये झूठ बोलने में इतने पारंगत थे कि आपको अगर कोई खड़ा होके, जैसे मैं कहूँ ना कि मैं भाई अजय, मैं सुबह सुबह दौड़ता हुआ गया बाराबंकी तक, फिर दौड़ के वापस आ गया, तो आपको लगेगा यार इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा है, रोज कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हो सकता है दौड़ता हुआ जाता हो ये कि 30 किलोमीटर में दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आ गया, 2 घंटे में कर दिया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं सिर्फ झूठ बोलते थे ये। अच्छा, ये एक अपनी दुनिया में रहते थे कि मगरमच्छ पकड़ के ले आए और फलाना पकड़ के ले आए। कभी कहते थे 35 साल मैंने वो किया तो माता जी ने बर्तन मांजे, कभी कहते थे हिमालय चले गए, तो कभी कहते थे कहीं कहीं चले गए। कुछ कुछ अपने ये फैंटेसी में रहते थे, लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं आया था। शुरू में लगा था हाँ भाई सही में कोई आदमी आ रहा है, क्या स्किल है, और वो सारी उन बातों को करते थे जो जो आम आदमी को अच्छी लगती थी। भाई पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपका वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो इस तरह की बातें करते थे। और फिर वो ये भी झूठ बोलते थे कि नोटबंदी कर रहा हूं और अगर कहीं आप मैं गलती हूं तो किसी चौराहे पे मिलना, बताना, मैं आ जाऊंगा और फिर मुझे सजा दे देना, कुछ इस तरह की बातें करते थे। वो कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि वो खत्म हो चुकी है, वो शाइन खत्म हो गई है, कि लॉस्ट दैट कंटैक्ट विद द आम पीपल। जो भक्त हैं उनके बारे में कल राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से व्याख्या कर दिया, उसको और बताने की जरूरत नहीं है कि जो इडियट है, जितने जितने अच्छे से राहुल गांधी ने उस व्याख्या को किया है, मेरे ख्याल में राहुल गांधी तो स्कूल के मास्टर की तरह, मैं प्रोफेसर भी नहीं, स्कूल के मास्टर की तरह आपको समझाने में कामयाब हो गए हैं कि ये क्या है और इडियट का क्या मतलब है और कौन कौन ये इडियट है। उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि एक साथ खड़े होके पूरे क्लास को, जो बीजेपी की पूरी क्लास थी, वो खुद ही कहने लगे कि हाँ मैं इडियट, मैं इडियट, मैं इडियट। इन्होंने तो एक बार नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ बात कही और पूरी बीजेपी एक स्वर में चीख चीख के बोली कि हम लोग इडियट, हम लोग इडियट, हम लोग इडियट।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑन द पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव पे सरकार, पॉलिटिकल नैरेटिव पे मैं बात कर रहा हूं, हेरा फेरी की नहीं। आप याद कर लीजिए 2014 के एक दो साल के बाद ही मोदी जी अपना पॉलिटिकल नैरेटिव इनके हाथ से निकल गया था। झूठ झूठ बोलना इज नॉट अ पॉलिटिकल नैरेटिव। देखिए अगर आप झूठ ही बोल रहे हैं, पुलवामा घर में घुस के मारेंगे, ये नोटबंदी कहीं पे किस चौराहे पे मिलेंगे, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं ना। अब झूठ बोलना मेरे हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, लेकिन ये अपने झूठ से उस जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है उसको दबा ले जाते हैं। 2024 में ये उस हद तक नहीं दबा पाए, लेकिन इन्होंने एक दूसरा काम ये किया कि जैसे उड़ीसा और इस तरह की जो स्टेट थी जहां इनको समझ में आ गया कि वहां पे स्ट्राइक कर सकते हैं, वहां इन्होंने ठीक से काम किया। एंड आई ऑल्सो, मैं स्वीकार करता हूं कि बीजेपी जहां तक चुनाव को लड़ना नहीं, चुनाव को जीतने का जो काम होता है वो सब उसमें लग जाती है, उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं। ज्ञानेश कुमार को कहां सेट करना है, उनको कहां सेट करना है, थानेदार कहां लाना है, किसको क्या करना है, किसको जेल में डालना है, किसको, ये वो अपना पहले से काम किए रहते हैं। तो पॉलिटिकल नैरेटिव उनके पास पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज वो थोड़ा बेनकाब होते जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं यार ठीक है, पुलवामा में तुम घर में घुस के मारे थे और तुम्हारे पास 56 इंच की छाती, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ पेपर लीक कैसे हुआ। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में बिल्कुल क्लियर हो गया है पिछले और खास करके 2024 के बाद कि भाजपा सरकार, मोदी जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्लियामेंट चलने का। मैं आपसे एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, पार्लियामेंट में अगर मोदी जी, शाह ये आके सुबह सुबह बैठ जाएंगे 11 बजे, आपको लगता है कि तब भी इतना हंगामा होगा? लोग सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब जब वहां आप आते ही नहीं हैं, आप केवल बांसुरी स्वराज और इनके माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, तो नहीं सुनने को तैयार है कोई। आप आइए 11 बजे और कहिए कि साहब आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं भी अपनी बात कह रहा हूं। लोग बिल्कुल रुकेंगे, लोग चाहेंगे कि आप बोलें, लेकिन आप वो आने की वहां कुछ वही नहीं करते। मैं अभी भी अजय इस बात के लिए बहुत ही जोरदार ढंग से कह रहा हूं, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें इस देश की सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, मतलब संसद है। संसद चल रही है, उस समय मोदी जी और अमित शाह कौन सा ऐसा काम करते हैं कि वो संसद में नहीं आ पाते हैं? वो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी ही करते रहते हैं, वो संसद में नहीं आते हैं। लेकिन आपके संसद में नहीं आने से आपको लगता है कि आप उन सारी जो आपकी समस्याएं हैं, जिसका उत्तर आपको देना है, जिसको एड्रेस आपको करना है, सरकार आप हैं, आप उससे बच जाएंगे? आप बचेंगे नहीं। अब आपकी पोल बिल्कुल खुलती जा रही है। ये बिल्कुल देखिए, ये जो पूरा पेपर लीक का और धर्मेंद्र प्रधान का मामला था, वो बच्चों ने बहुत स्पष्ट किया था वो क्या मामला है। मामला अकाउंटेबिलिटी का है कि एक व्यक्ति जिसको ये कहा गया कि आप ऐसे ऐसे एग्जाम कराइए, वो अकाउंटेबल है इसके लिए, और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। या तो उसका नकारापन था, निकम्मापन था, या पैसे का लेन देन था, जिस भी वजह से उसने अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दिया, तो आपको इस्तीफा दिया गया। प्लेन एंड सिंपल ये। जी। अब उसको कहीं से घुमा फिरा के आप उसको बड़े बड़े अक्षर बना के आप कुछ भी करना चाहिए, नहीं होंगे। लोकसभा में केवल लोकसभा की कार्रवाई से नहीं होता है, ये टोटलिटी में कम्युनिकेशन है अजय। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करनी होगी, आपको लोगों के बीच जाके बात करते रहना होगा, आपको ऑल्टरनेटिव चैनल्स पे जाके बात करना होगा। जैसे एक जो राहुल गांधी ने शुरू किया छात्रों की गूंज, वो एक ऑल्टरनेटिव माध्यम है, उस माध्यम से वो बात कर रहे हैं, लोगों से के तक पहुंच रहे हैं। शुरू में हम सब लोगों को ये लगा था कि भाई, और इसमें तो बहुत से लोगों ने वो भी किया कि ये इतना ताम झाम, और आज के लोगों को वही पसंद है। अगर आप देखे हो तो जंतर मंतर पे कितने लोग अपना वो रेडियो और उस तरह का ब्लूटूथ के स्पीकर्स लेके घूम रहे थे। तो वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट बिल्कुल बैकफुट से भी ज्यादा बैकफुट पे है। और इस समय जो टेम्पो है, जो लीड है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तय बात है कि वो चीज मोमेंटम इस समय ऑपोजिशन के पास है।
मैं लास्ट एक बात कर दूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि अवॉइडिंग डिबेट, वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र में लगे होंगे, उनको समझ में आ गया। अब वो केवल यही षड्यंत्र, ज्ञानेश कुमार कैसे कर दें, उसको कैसे हरा दें, उसको कैसे कर दें, उसका बूथ कैसे लूट लें, उसका इसी में लगे होंगे। क्योंकि आप पार्लियामेंट छोड़ के आपके पास इससे इंपॉर्टेंट क्या है, जबकि आपको चुन के भेजा गया है, उसके बाद आपको चुन के मंत्री बनाया गया है और आपको पार्लियामेंट में ही रहना आपका काम है, और आप वहां से भी भगे हुए हैं। जो आपकी आखिरी बात थी कि ये टेम्पररी सेटबैक है या लार्जर पॉलिटिकल शिफ्ट है, ये टेम्पररी सेटबैक नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। और बिल्कुल इवन बीजेपी के लोग, उनके जो धर्मेंद्र प्रधान की लड़की, अपराजिता सारंगी की लड़की, वो असम के जो मंत्री हैं उनका लड़का, मतलब सबके घर के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक से बीजेपी सरकार के, भले ही उनके पिताजी मंत्री हों, संतरी हों, कुछ भी हों, वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और वो गुस्से में है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो रहा है। ये टेम्पररी फेज नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म बात है, जिसमें जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं विचारधारा की बात है कि इस देश में गांधी की विचारधारा रहेगी या गोडसे की विचारधारा रहेगी। अजय जी आनंद, आपने सही कहा, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस काफी होंगे। तो मेरा अगला प्रश्न उसी के बारे में है। अब हमारे यहाँ पे ये 2 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं अगले 4-5 महीने के अंदर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पंजाब चाहे इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो पॉलिटिकली, क्योंकि वहां बीजेपी का कोई कोई बेस ज्यादा है नहीं और उम्मीद भी नहीं है। वहां लड़ाई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और दूसरा जो सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है वो उत्तर प्रदेश है, जैसे हम सभी जानते हैं। यूपी में 2 बातें हुई हैं, एक तो चंदा चोरी हुआ है और ऊपर से ये जो यूथ मूवमेंट हो गया है। तो अब जो चुनाव आप किस तरह देखते हैं कि क्या बीजेपी यूपी में रिकवर कर पाएगी इस हालत में? क्योंकि लास्ट टाइम भी कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं था। और यूनाइटेड ऑपोजिशन, क्या इन्हें कोई सीख मिली है कि ये लोग अब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे? आपके बारे में मैंने पूछ ही लिया। और ये सब किस तरह से 2027 से 29 तक के बीच में ये चुनाव उत्तर प्रदेश का कितना सिग्निफिकेंट होने जा रहा है कि अगर बीजेपी वहां पे नहीं आई तो क्या 2029 उनके लिए एक तरह से उनकी हार वहां पर सुनिश्चित है? आनंद जी, अजय मैं एक चीज बता दूं, एक, क्योंकि एक प्रेडिक्शन तो, मतलब प्रेडिक्शन माफ कीजिएगा, एक एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है कि ज्ञानेश कुमार का कितना रोल होगा। मैं ये सारी बातें जो आपसे कर रहा हूं उसको ये मान के कर रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार, ईडी, सीबीआई, हेरा फेरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलके 5% वोट ही इफेक्ट कर पाएगा। अब वो अगर 20% वोट को वो सेट कर दिए, इधर उधर कर दिए, तो फिर हम एनालिसिस क्या करेंगे? फिर हमारे पास तो कोई एनालिसिस है नहीं। अगर आप झूठी, मतलब आप अगर नकली वोट डाल के अगर वो कर रहे हैं, पहले यूपी की बात कर ले रहे हैं, फिर पंजाब की बात कर लेंगे। यूपी में देखिए चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो सामने दिख रहा था। अगर आप याद करें उस दिन जंतर मंतर पे जो छात्रों का आंदोलन था, वहां कौन कौन लोग एक्टिव थे? वहां अखिलेश की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव थी। अखिलेश को छोड़ के उनकी पत्नी, बाकी जो उनके एमपी थे, वो सब लोग वहां एक्टिव थे। दूसरी तरफ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि और कौन एक्टिव वहां था, यूपी का पॉलिटिशियन एट जंतर मंतर। दूसरी तरफ एक्टिव थे चंद्रशेखर आजाद जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी है, जो दलित वोटर्स हैं वो एक जगह तलाश रहे हैं। उनको दिक्कत है, मतलब ये फिर नहीं मानते हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल गैर बात है। उनको लगता है कि ये ना बोला करें। यादव के साथ जो गांव की पॉलिटिक्स है उसमें दलित बहुत कंफर्टेबल नहीं है। उनको लगता है फिर से आ जाएंगे, फिर से ये सब जैसे पहले किए थे, उपद्रव मचाएंगे हम लोग के, इस तरह की एक सेंटिमेंट तो है। लेकिन साथ में ये भी है कि जब पिछली बार टिकट का बंटवारा हुआ था, खास करके 2024 में अखिलेश यादव जी ने किया था, तो वो उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी। एक एक सीट पे, एक एक जगह पे कौन कैसे कहां क्या करेंगे, ये उन्होंने बिल्कुल मेहनत की थी।
और दलित वोट के हवाले से उन्होंने 2 वोटों पे इंतजार किया था। उत्तर प्रदेश का जो बैकवर्ड का सबसे बड़ा वोट बैंक है आफ्टर यादव, वो कुर्मी है। उन्होंने 12 या 13 कुर्मी लड़ाए थे, जबकि कुर्मियों को ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ रहते हैं, या जो अपना दल जैसी पार्टी है वो कुर्मी ही उस पे अस्मिता पे वो पार्टी बनी हुई है, वो भी बीजेपी के साथ रहती है। लेकिन बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस उस चीज को अब चैलेंज कर रही है, अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, और ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक सर्टेन वोट बैंक जो अखिलेश के पीछे खड़ा था 2022 में, उसमें कमी नहीं आई है। कितना बढ़ाएगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, 2022 और अभी में एक फर्क है कि उस बार कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़े थे। ये मैं जानता हूं कि कांग्रेस को केवल 2% वोट मिले थे 2022 में, 2-2.5% जो भी हो। इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन 100% हो रहा है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों को पता है कि इसकी अहमियत। और गठबंधन जब हो जा रहा है तो फिर कांग्रेस पार्टी को हो सकता है कि 2% या 3% वोट मिले, लेकिन बहुत गुडविल मिल रही है, और वो गुडविल केवल और केवल राहुल गांधी के वजह से है। और अखिलेश यादव जी ने 2024 में दलितों का भी एक बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने रिजर्व सीट यहाँ पे 17+1, 17 शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब की हैं। उन्होंने इन 18 जो सीटें रिजर्व हैं, उनके अलावा दलित कैंडिडेट जनरल सीट से उतारा था और जिता के दिखा दिया था। अवधेश प्रसाद जी फैजाबाद अयोध्या से जीत के आए थे, जनरल सीट थी, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट। उसी तरह से मेरठ में इनकी जो कैंडिडेट थी, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने भी कड़ी टक्कर दी थी, कुछ 9-10 हजार वोट से हारी थी बीजेपी के रामचंद्र जी से, लेकिन वहां पे ये स्थिति थी। तो उत्तर प्रदेश में जो आप जितना भी कह लीजिए, सपा और कांग्रेस अगर एक साथ आ रही है तो ये नीचे तो फिसलेंगे नहीं। अब कितने ऊपर जाएंगे तो अभी थोड़ा इलेक्शन में टाइम भी है और इश्यूज की भी बात है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी है, और उसको आगे रख के इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल इस ओपिनियन का हूं कि जो सबसे बड़ी इस समय जहां से आप वोटर के अंदर तक, उसके कोर तक पहुंच सकते हैं, वो केवल और केवल 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, जो वो आपकी उम्मीद है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो अंधभक्त, उसमें से बहुत इक्का दुक्का कोई अंधभक्त मिल जाए, लेकिन वो अपना दिमाग रखते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से जानते हैं। तो ये वहां पे उत्तर प्रदेश में अगर आज की बात करें तो मेरे हिसाब से एडवांटेज अखिलेश यादव रहेगी। लेकिन एक बड़ा इफ वो है कि ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे। अब जरा बात कर लें हम लोग पंजाब की। पंजाब की वजह से ही जो कुछ एक्रिमिनी हुई वहां पे इस अनशन के, जंतर मंतर के अनशन के दौरान, वो बिल्कुल साफ हो गया था कि जो वहां पे लोग थे, अब वो उसको पैसे से कर रहे थे या फ्री में कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां का जो भी कार्रवाई हो रही थी वो डायरेक्टली आम आदमी पार्टी उस तरह से उसको मैनेज कर रही थी कि उसका फर्क पंजाब में क्या पड़ेगा। पंजाब में बीजेपी का वजूद तो नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ झगड़ा कराने के चक्कर में रहती है बीजेपी। एक थोड़ा बहुत झगड़ा टाइप कुछ हो ही गया था, और बीजेपी वहां पे किसी भी तरह से चाह रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ठीक से वो हो, और उसमें उसको लगता है कि हम अपने अगर वोट को कुछ 20, 25, 30% तक खींच ले गए तो शायद उनके पास भी एक चांस है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अभी सामंजस्य है इंडिया गठबंधन, वो नहीं होगा। हालांकि सार्वजनिक रूप से आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर ऑपोजिशन यूनिटी की बात है तो वो अभी नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिटेन करना बहुत ही जरूरी है, और अगर आम आदमी पार्टी से कहीं कुर्सी छिनती है तो उसका नेचुरल बेनिफिशियरी कांग्रेस होगा। अजय जी, आनंद, अब तीसरी खबर पे मैं चाहता हूं आपकी कुछ टिप्पणी हो। ये आज सुबह की ही खबर है, और मेरे लिए ये काफी अच्छी खबर है कि मनमोहन सिंह जी का नाम 12 साल बाद क्लियर कर दिया गया है। ये एक बड़ा लंबा केस था
मैं जल्दी से दर्शकों को बता दूं इसकी बैकग्राउंड क्या थी। अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने एक कोल ब्लॉक जो बांटने के सिलसिले में एफआईआर की थी। 2014 मई में बीजेपी आ गई और 3 महीने के अंदर अगस्त 2014 में सीबीआई ने की अदालत ने में जाके ये बोल दिया कि यहाँ सबूत नहीं है, इस केस को क्लोज कर दीजिए। लेकिन अदालत की तरफ से ये हो गया कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछताछ नहीं की है, हम ये केस बंद नहीं करेंगे। और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया था अदालत में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया था। उसके बाद ये स्टे बना रहा और अब आके ये केस क्लियर हुआ है। डॉक्टर हाँ जी। मनमोहन सिंह के मरने के बाद भी ये 2 साल बाद में ये क्लियर किया गया है। तो ये एक तो बाकी बहुत सारे यूपीए के टाइम में केसेस थे, वो एक के बाद एक सभी खत्म हो गए हैं। ये शायद लास्ट केस था, टेलीकॉम स्कैम में भी खत्म कर दिया गया है। तो एक तो मनमोहन सिंह को बरी कर दिया गया है, उनका नाम क्लियर किया गया है। दूसरा, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनके पीछे क्या अब हम लोग एक देख सकते हैं कि कोई लीगल एक्शन आएगा कांग्रेस की तरफ से? आनंद। अ, अजय, मुझे नहीं लगता है कि लीगल एक्शन कुछ आएगा, क्योंकि वो इतना मुश्किल है, इतने लोगों के हाथ उसमें रंगे रहते हैं कि वो लीगल एक्शन तो मेरे ख्याल में आना करीब करीब नामुमकिन जैसा है। अब जो आपने बात कही कि मनमोहन, देखिए, वी मस्ट एक्नॉलेज कि मनमोहन सिंह जब आए थे तो वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। और शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी भारत के लिए कि उस समय जो भारत एक बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो पहले वित्त मंत्री के रूप में और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस लिए। वो आज की तारीख में हम लोग जब उसको वापस देखें तो हो सकता है किसी को लगे कि नहीं, ये डिसीजन ठीक था, ये नहीं था, ये जो भी था। आरटीआई, आरटी, पंचायत, मतलब बेहतरीन नरेगा, मतलब उन्होंने कुछ कुछ ऐसे ग्रासरूट लेवल के काम किए जो जो हिंदुस्तान के, जिसने दिशा दशा सब बदलने का काम किया। और जो एक वो थे ना, आपको कैग अगर याद हो, राय साहब थे वो, मतलब उनको तो कैसे छोड़ के जाया जा सकता है, ये केवल अपने ही यहाँ संभव है। नहीं तो जो राय जी थे वो किस तरह से झूठे फिक्टिशियस एक फिगर करके 2.25 लाख करोड़ का घोटाला क्या क्या करते थे, वो उस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने एक मुश्किल दौर से न केवल देश को निकाला, बल्कि दुनिया के पर्दे पे, दुनिया की स्टेज पे उन्होंने भारत की जो विश्व गुरु की इच्छा होती है ना मोदी जी की, वो काफी हद तक वो अपने को वहां ले आए थे कि भाई वी एडमिनिस्टर, वी हैव द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम उसको अच्छे से चला रहे हैं। हमारी डाइवर्सिटी नहीं है लेकिन हमने अच्छे से चलाया। तो वो मोहन सिंह का, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं वो, लेकिन जो अमेरिका की डील उन्होंने साइन की थी अमेरिका से, इट्स वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक एज फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो वो पॉलिटिक्स समझते थे, हो सकता है वो उस तरह से मोदी जी की तरह से भाषण ना दे पाते हो, लेकिन पॉलिटिकली ही अंडरस्टूड व्हाट द कंट्री वांट्स। और शायद उन्होंने एक फाइन ट्यून करके भारत, अब भारत उसका फायदा ना उठा पाया वो एक अलग बात है, लेकिन भारत को एक आर्थिक उन्नति के पथ पे खड़ा करने में वो कामयाब रहे थे। थैंक यू अजय। थैंक यू वेरी मच आनंद, आपके समय के लिए। हम फिर अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय।